हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं सभी स्वस्थ होंगे, ठीक होंगे और आपकी पढ़ाई भी सुचारू रूप से चल रही होगी। प्यारे बच्चों, आप सभी को पता है सीयूटी 2024 पीजी के लिए जो नोटिफिकेशन कल आउट हो चुका है, कल साइट पे डल चुका है। आप लोगों को पता होना चाहिए कि उसमें हिंदी लैंग्वेज का हमारा सिलेबस क्या होगा। क्या पुराने वाला ही सिलेबस है या उसमें कुछ चेंजिंग है? क्योंकि आप लोगों को पता है ना, एक तो सबसे मोटी चीज मैं आप लोगों को बता दूं, जो पहले यदि आप लोग एमए हिंदी से यानी कि मास्टर डिग्री हिंदी से करना चाहते हैं तो पहले 400 नंबर का पेपर हुआ करता था, जिसे दो पार्टों में डिवाइड किया गया था, पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए जो 100 नंबर का था, पार्ट बी जो 300 नंबर का था, जिसमें केवल ही केवल लैंग्वेज से संबंधित यानी सब्जेक्ट से संबंधित सवाल पूछे जाते थे। अब जो कल नोटिफिकेशन आउट हुआ है उसमें सबसे बड़ा परिवर्तन यही हुआ है, आप लोगों के लिए एक बहुत अच्छी खुशखबरी क्या है कि आपके पार्ट ए को हटा दिया गया है। इसका मतलब क्या होगा कि अब हमारा जो पेपर होगा, जैसे आप हिंदी से एमए करना चाहते हैं, इंग्लिश से एमए करना चाहते हैं, किसी भी सब्जेक्ट से एमए मास्टर डिग्री करना चाहते हैं, तो केवल ही केवल आपको सब्जेक्ट का नॉलेज अच्छा होना चाहिए, 0 लेवल से हाई लेवल तक का। ठीक है, जो पेपर 400 नंबर का हुआ करता था वह है अब 300 नंबर का पेपर होगा, जिसमें केवल ही केवल सब्जेक्ट से संबंधित टोटल 75 सवाल पूछे जाएंगे। एक सवाल 4 नंबर का होगा तो टोटल कितने नंबर का हो गया? 300 नंबर का हो गया। एक यदि क्वेश्चन गलत होता है, आप लोग ध्यान रखना, -1 नंबर कम हो जाएगा। ये नेगेटिव मार्किंग है आप लोगों के लिए। तो सबसे अच्छी खुशखबरी क्या है कि केवल जिन बच्चों को सब्जेक्ट का नॉलेज अच्छा होगा वही केवल टॉप यूनिवर्सिटी प्राप्त कर सकता है। अब नॉलेज कैसे प्राप्त करें, तो सबसे पहले आप लोगों को अपना सिलेबस है ना वो दिमाग में बिठा लेना है। जैसे मैं आपको बताऊंगा बस वैसे ही याद रखना है। तो पहला ही पहला सिलेबस का हिंदी लैंग्वेज के अंतर्गत बात करें तो पहला ही पहला टॉपिक क्या दिया हुआ है? पहला ही पहला टॉपिक दिया हुआ है प्यारे बच्चों, क्या? हिंदी साहित्य का। हिंदी साहित्य का, हिंदी साहित्य का काल विभाजन और नामकरण। काल विभाजन और नामकरण। अब आप कहोगे सर आप क्यों लिख रहे हो, पहले लिख लेते ये तो। अरे बेटा मैंने क्या कहा, आप चाहे किसी कंपटीशन की तैयारी करें, चाहे आप लोग किसी भी चीज की तैयारी करें, सिलेबस आपके दिमाग में होना चाहिए। इसलिए मैं लिख के नहीं लाया, मैं आपके सामने लिख रहा हूं, जिससे आप लोगों को भी याद हो जाए कि हमें क्या क्या पढ़ना है। मैंने कहा ना, 0 लेवल से हाई लेवल तक का नॉलेज आपको होना चाहिए सब्जेक्ट का, तब भी आप लोगों को एक टॉप यूनिवर्सिटी प्राप्त होगी, तब भी आप लोग 300 में से 300 नंबर प्राप्त कर सकेंगे। और मैं चाहता हूं कि अब की बार हिंदी विषय में प्रत्येक बच्चा जो मुझसे पढ़ेगा वो 300 में 300 नंबर लेकर आएगा। जो 75 सवाल है ना, वो मैं जितना पढ़ाऊं बस उसी में से आएगा। ध्यान रखना, आज कह रहा हूं, अंतिम समय तक याद रखना इस बात को। अब ये क्या है, हिंदी साहित्य का काल विभाजन और नामकरण। तो प्यारे बच्चों सुनो, हिंदी साहित्य को जो 900 या 950 वर्ष थे, क्यों 10वीं शताब्दी से हिंदी का आरंभ माना जाता है, और आज क्या चल रहा है 21वीं शताब्दी, समझ रहे हो ना। तो इन 1000 वर्षों में क्या क्या लिखा गया है, उन सब के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। अब इसको, इस 900 या 950 या 1000 वर्षों को किस किस विद्वान ने कितने कालखंडों में बांटा है, और उन कालखंडों का क्या क्या नाम दिया है। किसी ने 4 कालखंड में बांटे, किसी ने 5 में बांटे, और किसी ने किसी कालखंड को आदिकाल नाम दिया, किसी ने उसको वीरगाथा काल नाम किया, किसी ने उसको बीजोत्पन्न काल कहा, किसी ने किसी नाम से, किसी ने किसी नाम से कहा। उन सबको हम लोग पढ़ेंगे। सर्वमान्य काल विभाजन नामकरण जिसका है वो मैं बता देता हूं अभी से, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का माना जाता है। ये ध्यान आपको रखना होगा। बस इसका एक ही विवादास्पद काल रहा था, वो आदिकाल। इन्होंने आदिकाल को वीरगाथा काल नाम दिया था। ठीक है, दूसरा टॉपिक सिलेबस के अनुसार हम लोग बात करें तो हिंदी साहित्य का इतिहास। हिंदी साहित्य का, हिंदी साहित्य का इतिहास। अब इस हिंदी साहित्य के इतिहास को 4 कालखंडों में बांटा गया है लगभग लगभग, जिसमें लिखा हुआ है साफ तरीके से, क्या? आदिकाल से आधुनिक काल। आदिकाल से आधुनिक काल तक हमें पढ़ना है।
अब इसमें हम लोगों को क्या क्या पढ़ना है, इसमें हमें रचनाकार यानी कि जो कवि या लेखक हुए उनके द्वारा लिखी गई रचनाएं याद रखनी है, और आदिकाल से आधुनिक काल तक की कुछ मुख्य विशेषताएं जिन्हें प्रवर्तियां कहा गया है। यहां पर ये सब हम लोगों को पढ़ना है कि कौन कौन सा कवि या कौन कौन सा लेखक आदिकाल में आया और उन्होंने कुछ लिखा, किसने भक्ति काल में क्या क्या लिखा, किसने रीतिकाल में क्या क्या लिखा, किसने आधुनिक काल में क्या क्या लिखा। ये सब हम लोगों को क्या करना होगा प्यारे बच्चों, ये सब हम लोगों को क्या करना होगा, याद करना होगा। समझ में आया? तो रचनाकार, उनके द्वारा लिखी गई रचनाएं और उन कालों की विशेषताएं, प्रवृत्तियां, ये सब हम लोगों को पढ़ना है सेकंड टॉपिक के अंतर्गत। ठीक है, नंबर थर्ड टॉपिक की बात करूं तो क्या है, हिंदी साहित्य का इतिहास। हिंदी साहित्य का इतिहास ही है, और इसमें भी क्या क्या पढ़ना है कि इसमें किस किस विद्वान ने क्या क्या लिखा है, जैसे कहानी, उपन्यास, नाटक, निबंध, संस्मरण, रेखाचित्र, आत्मकथा आदि किस किस विद्वान ने अन्य गद्य विधाओं में क्या क्या लिखा है, ये सब हम लोगों को पढ़ना होगा। कि जैसे मैं बात करूं कि प्रेमचंद जी ने 302 कहानियां लिखी, 12 उपन्यास लिखे, इनके नाम याद करने आपसे पूछा जाएगा कि बताइए सेवा सदन उपन्यास का प्रकाशन मुंशी प्रेमचंद जी कब करते हैं, या गोदान उपन्यास के लेखक या रचयिता कौन है, उपन्यास सम्राट किसे कहा जाता है, पुरस्कार नामक कहानी किसके द्वारा लिखी गई है, अनामिका नामक रचना किसके द्वारा लिखी गई है, शेखर एक जीवनी उपन्यास किसका है। तो ऐसी बहुत सारी रचनाएं हैं, उनको हम लोगों को पढ़ना होगा, जिसमें किस किस ने कौन कौन सी कहानी लिखी, उपन्यास कोई सा भी पूछा जा सकता है प्यारे बच्चों। यहाँ पर बात समझ में आ रही है, नहीं आ रही है? तो नंबर एक क्या था, नंबर एक था हमारा क्या कि हिंदी साहित्य का कालीबाज और नामकरण। नंबर 2 हिंदी साहित्य के इतिहास में आदिकाल से लेकर आधुनिक काल तक के रचनाकार, उनकी रचनाएं और उनकी प्रवृत्तियां। और नंबर 3 आता है कि गद्य विधा में क्या क्या लिखा गया, नाटक, कहानी, उपन्यास, संस्मरण, रेखाचित्र, आत्मकथा, निबंध, क्या क्या लिखा गया, उन लेखकों के नाम और उनकी रचनाओं को याद करना है हम लोगों को। नंबर 4 की हम लोग बात करें तो नंबर 4 आता है प्रयोजन मूलक हिंदी के विविध रूप, यानी कि हिंदी का किस किस कारण से हम लोग प्रयोग कर रहे हैं वर्तमान समय में, बस वो हमें कारण जानना है। बहुत छोटा सा टॉपिक है, मात्र 2 घंटे का, ये ज्यादा नहीं है। नंबर 5 की बात करें, नंबर 5 आता है हमारा जनसंचार माध्यमों में हिंदी। जनसंचार माध्यमों में हिंदी, यानी कि जनसंचार माध्यमों में, जनसंचार कैसे, जन यानी समूह, संचार यानी कम्युनिकेशन, यानी कि जनसंचार यानी कोई भी सूचना है वो किस प्रकार से हम लोग एक दूसरे के पास पहुंचाते हैं, वो जैसे समाचार पत्र और हिंदी, समाचार पत्रों में हिंदी का किस प्रकार से प्रयोग किया जा रहा है, किस प्रकार जनसंचार समूह का प्रयोग किया जा रहा है। जैसे हम लोग बात करें रेडियो में किस प्रकार से हिंदी का प्रयोग करते हैं, जैसे टेलीविजन में किस प्रकार से हिंदी का प्रयोग किया जा रहा है, यह सब हम लोगों को इसमें पढ़ना होगा, जनसंचार माध्यमों में हिंदी। तो समझ में आया? ऐसे याद करना है, हिंदी साहित्य का काल विभाजन और नामकरण नंबर 1। नंबर 2 हिंदी साहित्य के इतिहास, आदिकाल से आधुनिक काल तक कवि, उनकी रचनाएं और उनकी प्रवृत्तियां, विशेषताएं। नंबर 3 हिंदी साहित्य का इतिहास में ही गद्य विधाएं, जैसे नाटक, कहानी, उपन्यास, संस्मरण, रेखाचित्र, आत्मकथा, निबंध, किस किस कवि या लेखक ने क्या क्या लिखा, उनकी रचनाओं के नाम याद करना है, सीधी सी बात है। नंबर 4 प्रयोजन मूलक हिंदी का प्रयोग किस प्रकार से हम लोग कर रहे हैं। नंबर 5 जनसंचार माध्यम में हिंदी का प्रयोग हम लोग किस प्रकार से कर रहे हैं। नंबर 6 आता है आप लोगों का काव्य शास्त्र, और काव्य शास्त्र में से केवल 4 टॉपिक रखे हैं, केवल मात्र 4 टॉपिक। नंबर 1 शब्द शक्ति। शब्द शक्ति कितने प्रकार की होती है भाई? 3 प्रकार की होती है, अभिधा, लक्षणा और व्यंजना। बस यही 3 पढ़ना है, आराम से समझा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। नंबर 2 काव्य लक्षण, यानी काव्य के लक्षण कौन कौन से हैं। नंबर 3 काव्य प्रयोजन,
काव्य के कारण कौन कौन से हैं। नंबर 4, काव्य हेतु, काव्य के कारण कौन कौन से हैं। बस ये हम लोगों को ध्यान में रखना होगा, ठीक है, ये हम लोगों को ध्यान में रखना होगा, ज्यादा कुछ नहीं करना आप लोगों को बस, ठीक है। हाँ, ये कुछ नहीं लिखा, ये मैंने स्टूडियो नंबर लिखा है, ज्यादा कुछ नहीं लिखा, ठीक है। हाँ, तो ध्यान रखना है आप लोगों को, ज्यादा कुछ नहीं। काव्य शास्त्र हम लोगों को क्या क्या पढ़ना होगा, शब्द शक्ति, काव्य लक्षण, काव्य प्रयोजन और काव्य हेतु, इनके ऊपर हमें ज्यादा ध्यान में रखना होगा। और अंतिम और लास्ट टॉपिक है हमारा, वो कौन सा है प्यारे बच्चों, बता सकते हैं। जो सामान्य पाठ है, जिसे हम लोग कहते हैं हिंदी व्याकरण। क्या कहते हैं, हिंदी व्याकरण। अब हिंदी व्याकरण में क्या क्या पढ़ना है हम लोगों को, देखो। नंबर 1, संधि, वर्णों का मेल जिसे आप लोग कहते हो। नंबर 2, समास, शब्दों का या पदों का मेल जिसे आप लोग कहते हो। नंबर 3, काल। और नंबर 4 है वाक्य विन्यास। वाक्य विन्यास यानी कि वाक्य हम लोग कह सकते हैं, ठीक है, रचना के आधार पर, अर्थ के आधार पर ये वाक्य। काल आपको पता है, वर्तमान, भूतकाल, भविष्यकाल। तो ये 7 टॉपिक है। नाम तो टॉपिकों के 7 ही हैं, लेकिन है कितना, बहुत बड़ा है, जिसमें हिंदी साहित्य का इतिहास आ जाए, मान लो वो चीज फिनिश होने वाली ही नहीं है। उसको जितना पढ़ेंगे ना, उतना ही हमारे लिए क्या है, ये बहुत कम होगा। तो ये टॉपिक अपने दिमाग में बिठा लो अच्छे से, और अच्छे से एक एक टॉपिक को क्लियर करना है, तभी आप लोगों को एक टॉप यूनिवर्सिटी प्राप्त हो पाएगी प्यारे बच्चों, ठीक है। कोई दिक्कत है तो कैसे याद रखोगे। हिंदी साहित्य का काल विभाजन और नामकरण, हिंदी साहित्य के इतिहास आदिकाल से आधुनिक काल तक की रचनाएं, रचनाकार, उनकी प्रवृत्तियां। नंबर 3, हिंदी साहित्य का इतिहास में गद्य विधाएं, नाटक, कहानी, उपन्यास, संस्मरण, रेखाचित्र, आत्मकथा, किस किस ने क्या क्या लिखा, उनको याद करना है। किस किस लेखक ने क्या क्या लिखा है, सब याद करना है। किसने नाटक लिखा, किसने कहानी लिखी, किसने उपन्यास लिखी, किसने सब कुछ लिखा है, वो सब याद करना होगा। नंबर 4, प्रयोजन मूलक हिंदी के विविध रूप। नंबर 5, जनसंचार माध्यम में हिंदी, समाचार पत्रों में किस प्रकार से, रेडियो में, टीवी में किस प्रकार से हिंदी का प्रयोग किया जाता है। नंबर 5 आता है हमारा काव्य शास्त्र, जिसमें 4 टॉपिक दिया है, शब्द शक्ति, काव्य हेतु, काव्य लक्षण, काव्य प्रयोजन। और नंबर 5 आता है सामान्य व्याकरण यानी हिंदी व्याकरण, जिसमें संधि, समास, काल और वाक्य विन्यास हम लोगों को पढ़ना है। बस ये टॉपिक है हमारी, ये सिलेबस है। तो मैं बता चुका हूँ बार बार आप लोगों को, आपका पेपर में को केवल हिंदी से संबंधित 75 सवाल होंगे, एक सवाल 4 नंबर का होगा। तो टोटल पेपर आपका कितने नंबरों का होगा, 300 नंबरों का होगा। यदि आप चाहते हैं कि हिंदी में केवल हम लोग 75 में से 75 सवाल सही करना है हम लोगों को, तो जब जब मेरी लाइव सेशन होता है, आपको पता ही है, रोजाना 4 PM to 5 PM लाइव सेशन चलता है। कहां चलता है, CUET PG अड्डा 24/7, अड्डा 24/7 पर चलता है। बस वहां आना है और कुछ भी नहीं करना है, जैसा पढ़ा हूं बस पढ़ते जाना है। गारंटी से कह सकता हूं 75 के 75 सवाल आप सही करोगे। और गलती से भी एक भी सवाल गलत कर दिया तो ध्यान रखना, 4 नंबर तो ये जाएंगे, साथ में -1 और चला जाएगा, मतलब 5 नंबर चले जाएंगे। एक सवाल गलत हो गया मतलब कितने नंबर आएंगे, 295 नंबर हो गए। ध्यान रखना आप लोगों को, फिर क्या करोगे, टॉप यूनिवर्सिटी नहीं मिलेगी फिर आप लोगों को, और मैं नहीं चाहता ऐसा हो। कैसे करना है मैं वो भी दिखा देता हूं कि चैनल कैसे सर्च करना है। ऐसे गूगल ओपन कर लोगे, यहाँ पे यूट्यूब ऐसे, ठीक है, यूट्यूब होगा, जानते हो सभी, XYZ कोई भी। यहां टाइप करना है क्या, CUET PG अड्डा 24/7, अड्डा 24/7। आगे यहां देख लीजिएगा, ये हमारा चैनल है, यहां पे आपको आना है और यहां मेरी क्लासेस भी आपको दिख रही होंगी, देख लीजिएगा, दिख रहा है। आदिकाल का नामकरण विभिन्न विद्वानों के अनुसार, ठीक है। ऐसे ही हिंदी साहित्य के इतिहास संबंधी महत्वपूर्ण तथ्य, डॉक्टर नंगेंद्र के अनुसार हिंदी साहित्य का इतिहास, ठीक है। ये सब हम लोगों को पढ़ाई करनी है प्यारे बच्चों। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कौन कौन से सब्जेक्ट हमारे चल रहे हैं, कौन कौन क्या क्या चीज हम लोगों को पढ़ना है, और यहाँ पे कौन कौन सब्जेक्ट पढ़ाया जा रहा है, यहाँ आपको पहुंचना है। तो उम्मीद करता हूँ सिलेबस में किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। पहले बता रहा हूँ, सिलेबस दिमाग में होना चाहिए, उसके बाद पढ़ाई करना स्टार्ट करना प्यारे बच्चों। इसलिए मैं लिख के नहीं लाया, आप लोगों के सामने एक एक टॉपिक को लिखा है, एक एक टॉपिक को समझाने की कोशिश की है। तो प्यारे बच्चों, अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद, थैंक यू सो मच।